हम लोगों के टाइम में हम लोगों के एक फिजिक्स के अध्यापक थे, वो हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं, आज भी हैं। बोलने का स्टाइल उनका बड़ा अजीब था, बड़ा अलग बोलते थे। कहते थे का रे तो क्या ना समझ में आता का, ऐसे ये एक रूरल लैंग्वेज में जब वो फिजिक्स को पढ़ाते थे तो उनका बोलने का तरीका बदल जाता था। अब आपको पता है कि क्लास जो होती है तो उसको आप थोड़ा शैली से समझिए। क्या होता है कि क्लास में बिल गेट्स की बात न करें क्योंकि साहब ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया कि बैक बेंचर्स बहुत आगे आ जाते हैं, लेकिन बैक बेंचर्स बहुत कुछ कर लेते हैं और टीचर को पता नहीं चलता है। इन दिनों पबजी का और पता नहीं फ्री फायर और तमाम गेम्स का बड़ा क्रेज है। अब पीछे बच्चा बैठा हुआ है और आगे टीचर पढ़ा रहे हैं, वी पढ़ा रहे हैं, आई पढ़ा रहे हैं। अब वो बच्चा पीछे से कह रहे ब्लड ब्लड दे, बैग दे, बंदूक उठाओ, गन उठाओ। अब वो आपस में लगे हुए। अब अचानक से सिचुएशन ये है कि टीचर उनको खड़ा कर दे रहे क्लास में। हाँ बेटा मैं क्या बता रहा था सर, एक्सप्रेशन तो देखो आप, ऐसा लगेगा कि बता ही देंगे। सर अच्छा बता रहे थे, बेहतरीन बताते हैं सर। मतलब ये नहीं बता रहा कि आपने बताया क्या, अब सर अंदर से एकदम बिल्कुल गच्चा है, खुश है। बात सही। इसका मतलब बेटा आप, मैं जो बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा। जी सर, बेहतरीन सर। बच्चा तो पबजी समझ रहा है, उसको वोल्टेज पता नहीं है। अब ये महानुभव एक हफ्ते के बाद टेस्ट अरेंज की जाती है क्लास में। अब उनसे ये सारे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, जवाब क्या लिखेंगे वो कि ब्लड दो, गम, बंदूक दो, बम दो, ये तो लिखेंगे नहीं। अब ऐसे बच्चों ने बड़ा बढ़िया ट्रिक अप्लाई किया। मैं कॉपीज वगैरह चेक करता हूं कभी बोर्ड्स की, या कभी मैं बोर्ड की भी कॉपी चेक करने के पैनल में रहता हूं, और ऐसे भी मैं जनरली मतलब स्कूल्स वगैरह में या कोचिंग में जो भी टेस्ट होते हैं या ओलंपियाड होते हैं मैं उनकी कॉपी चेक करता हूं। तो कुछ बच्चे अपनी व्यथा लिखते हैं, साहब पिताजी बीमार थे इस वजह से पढ़ नहीं पाए। कोई कहेगा कि उसी दिन हमारे घर में सिलेंडर खराब हो गया था। माने बहाना एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड है, आपको कनेक्ट कर देंगे। गाना लिख देंगे, बेहतरीन गाना लिखेंगे, आप पढ़ करके हंसोगे, कुछ भी लिख देंगे। और आप जब पूछोगे तो उनका एक्सप्रेशन जो होगा वह देगा ना सर ना, हाथ का पूरा मूवमेंट दे करके तुरंत वो कहेंगे सर क्वेश्चन को सर थोड़ा अलग तरीके से कर रहे थे। आप क्वेश्चन को अलग तरीके से करने के चक्कर में क्वेश्चन की हत्या कर देते हैं। आप वोल्टेज पूछ रहे हो, वो वोल्टेज नहीं बताएंगे, वोल्टेज तो बताना ही नहीं उनको खुद ही नहीं पता वोल्टेज क्या है। कुछ भी लिख देंगे, वो क्वेश्चन को 4-5 बार अलग तरीके से लिखेंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि भाई ये क्वेश्चन मैंने ही दिया था क्या, कुछ भी वैल्यू डाल देंगे, कुछ भी। और उनसे पूछने पे पूरा पन्ना भरे भाई। स्टाइल ऐसा उनका रहेगा कि मतलब ऐसा लगेगा। अच्छा, ऐसे बच्चों से जब आप एग्जाम के बाद मिलते हो तो उनका एक्सप्रेशन देखो कितना किए हो। मेरा तो देखो, अगर टीचर ठीक ठाक बैठ गए, सिस्टम उनका सही रहा तो 90+ है भाई। ना 90+ तो 80 में तो दाग नहीं है। अब जो बच्चा पढ़ करके पेपर दिया है, अब वो बेचारा डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा ये सोच करके कि भाई यार इसका पेपर इतना अच्छा गया कैसे, क्लास में तो फ्री फायर खेल रहा था। तो मैं इन सिचुएशन पे मुझे हंसी आती है। अब ये बच्चे जब तक रिजल्ट नहीं आता अगले को डिमोरलाइज करेंगे। दिन भर तुम लोग पढ़ते रहते हो, हम तो एग्जाम के रातों रात पढ़ते हैं। ऐसा सिस्टम आ जाता है, कुछ चैनल बैठा लेते हैं, एक ऐसा एंगल बैठाते हैं कि क्वेश्चन फंस जाता है। अब ये जो पढ़ने वाला बच्चा है ये इनसे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। भाई यार मुझे भी बता दो यार कहां से तुम्हें रेफरेंस मिला। ये देखिए एग्जाम का जो फियर होता है ना वो बड़ा अजीब होता है। आप एग्जाम में बैठे हो, आपने 2 क्वेश्चन करा और बाद में आप रुक गए, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, आप आसपास का माहौल देख रहे हो, आप किसी का कलम जो है बहुत तेज चल रहा है, पेन एकदम लगातार चल रहा है। अब आप कंफ्यूज होने लगता है, पढ़ा लिखा बहुत है, बहुत पढ़ के आया। आप उससे डायरेक्ट कहोगे अरे भैया क्वेश्चन नंबर 11 छूट रहा है। अब भाई देखिए वो तो फ्री फायर वाला स्टूडेंट है, वो तो तुक्का मारेगा, जय माता दी ए, जय माता दी बी, जय माता दी सी। उसको तो वही करना है, वो तो पूरा क्वेश्चन करेगा ना।
उसको तो भाई पता है ऐसे भी नहीं आ रहा, वैसे भी नहीं आ रहा, तो जब अंदाज मारना है तो रुकना किस बात का। वो फ्लो में बना रहा, आप उसकी फ्लो में आप भी फ्लो हो जाओगे, आप ब्लो हो जाओगे। पहले जो टीचर्स होते थे, हम लोग आज के टीचर हैं, आज से 30 साल 40 साल 50 साल पहले के टीचर्स बच्चों को अच्छे अच्छे टाइप के पनिशमेंट्स देते थे। स्कूल ना आने पे घर से घसीट के ले जाते थे। वो पुरानी फिल्मों में जैसे घोड़े में बांध करके रस्सी से घसीटते हुए जैसे विलन्स नहीं ले जाते थे हीरोज को, वैसे टीचर्स आ जाते थे और बच्चे को कुछ भी टांग वांग करके पीछे साइकिल से लेकर के पहुंचा देते थे। गार्जियन कहते थे देखे सिस्टम बैठा दिए थे, तुम्हारा सिस्टम ऐसा बैठाए थे कि बस तुम दुरुस्त हो जाओ। अब बच्चा जो है, अब टीचर के सामने आदर्शवादी तो उसको रहना ही है, अंदर से भी सोच रहा है कि बाद में जाए तो इनसे मामला निपटे थोड़ा, कि मामला क्या है, यहाँ तो घर में ही पाकिस्तान पाल रखा है। मतलब अब देखिए एक्सप्रेशन क्या होता है गार्जियन का। पर टीचर आ गए, पुराने जमाने में टीचर आ गए, मट साहब देखिए बड़ा तंग कर रहा है, पढ़ नहीं रहा। अच्छा, बच्चा जो है ऑलरेडी दिया लालटेन के जमाने में 5-6 घंटा 10 घंटा पढ़ चुका है। आज के समय की तरह एसी और कूलर और पंखा और लैपटॉप लगा के नहीं पढ़ना था, कॉम्प्लिकेशंस उनके साथ थी। अब वो भी चाह रहे हैं थोड़ा ताजी हवा खा ले, लेकिन नहीं, गार्जियन आज से 100 साल पहले हो या आज हो, उनके माइंड में एक बात बैठा हुआ है, बच्चा कंटिन्यूअसली किताब लेकर के बैठा है, इससे क्या होगा? अगर हम पूरे दिन पूरी रात 24 घंटे आसमान में देखते रहे, सितारों में या सूर्य को या चंद्रमा को देखते रहे, तो क्या वो पृथ्वी पर उतर आएगा? ऐसा हो सकता है क्या? पढ़ाई ध्यान देने का विषय है। अगर आप 2 घंटे 1 घंटे भी अगर अपने आप को एकाग्र करके उस चीज को फोकस करके आप कर पा रहे हो तो वह ज्यादा बेहतर होगा। अपेक्षाकृत कि आपको जबरदस्ती 10 घंटे बिठाया जाए, आप सिर्फ टाइम काउंट करोगे, क्वालिटी नहीं आएगी। क्वांटिटी और क्वालिटी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब यहां पे गार्जियन क्या करते थे, उनको क्वालिटी से कोई लेना देना है ये नहीं। सिर्फ 2 बात समझ में आ रही है, परीक्षा में कुछ भी करके 90+ आ गया बच्चा। अब देखिए पड़ोसी क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, उनका जरा विस्तार से सुनिए। अगर लड़का बहुत अच्छा पढ़ रहा है और उसके नंबर कम हो गए, हम जानते थे लड़का जो था इनका गड़बड़ था, दिन भर घूमेगा कैसे होगा, मुंह में तो 1.25 किलो पान भर लेंगे, उनको करना कुछ नहीं है, वो केवल आएंगे और आपके पेरेंट्स को डिस्टर्ब करेंगे। और लड़का जो है 1 घंटा पढ़ा भाई 90 पार कर गया। अब ये आदमी ऐसे करके ये सोच रहा है हमारा लड़का तो 10 घंटा पढ़ा था और इनका लड़का 1 घंटा पढ़ा, 1 घंटा पे 90% ला दिया, हमारा ससुरा 10 घंटा पढ़ा 30% ला, वो भी घींच रहा है उसमें भी। तो अब इनके सामने आप अपने बच्चे को बुला रहे हैं, फिजिक्स की क्लास में आपको एक मैं रियलिस्टिक चीज बता रहा हूं, हालांकि ये कॉमेडी है, एक तरह से मिमिक्री है, लेकिन ये सच है। आप गार्जियन उसको बुला रहे हैं, बच्चा दहशत में आ रहा है, जी पापा बताएं, देखो समझ में आ रहा है, घंटा भर पढ़ता है लड़का, 90 क्रॉस किया है, तुम जो तुम्हारी आज हड्डी पसली जो है नाइसिल पाउडर बना रहे हैं सामने। अब बच्चा जो है डिप्रेशन में, हाथ पैर उसके ठंडे पड़ रहे हैं कि ये तो आया और अच्छी खासी बीज बो के चला गया, जाने के बाद जो हमारी जो मरम्मत होगी वो अलग है। बच्चा पेरेंट्स से क्यों डर रहा है? नंबर्स के लिए। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं मिला हूं जिनकी हाई स्कूल या 10th कहें या सीनियर सेकेंडरी 12th कहें, ग्रेजुएशन कहें, पोस्ट ग्रेजुएशन कहें, इसमें बहुत एवरेज रहे वो, लेकिन बाद में जाकर के वो एक बहुत कुशल वक्ता बने हैं, बहुत जानकार बने किसी सब्जेक्ट का। तो मेरी इस वीडियो को माता पिता भी देखेंगे, बच्चे भी देखते ही होंगे। मेरा सभी से एक अनुरोध है कि कृपया दूसरों के बोलने पर, बहकाने पर अपने बच्चे को दंडित ना करें, और कृपया 1960-70 वाली मानसिकता से बाहर निकलें, क्योंकि आज से 30 साल पहले जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की बैट लेकर के जब ग्राउंड में जाते थे तो उनके पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता होगा कि कहीं बोर्ड फेल ना कर जाए, समाज में पीछे ना हो जाए।
लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की एक्सेलेंस ईश्वर ने उसे दे रखी है, उसे पॉलिश करने की जरूरत है। मे बी कि वो बहुत अच्छा गिटार बजा रहा है, आप उसको पकड़ा दो पेन, बोलो लगाओ न्यूमेरिकल, और वो न्यूमेरिकल क्या लगाएगा, उसका दिमाग तो सारे गा मा पाप है। तो पहले तो आप ये देख लो कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किधर है। आप अपने इंटरेस्ट को, मतलब ये तो वही बात हो गई कि बाढ़ आ रही है, पानी का फ्लो इधर आ रहा है और आप आकर के आगे लेट गए, नहीं मैं तो जाने नहीं दूंगा, अरे आपको भी बहा ले जाएगा, क्योंकि वो तो एक बहाव है। जब उसके मन में जो चीज एक तूफान की तरह दौड़ रहा है, अगर आप उसकी दिशा परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे तो वो बेचारा किसी भी तरह से किसी भी लायक नहीं हो पाएगा। तो बेहतर है गो विद द फ्लो। अब वो जिधर जा रहा है आपको उधर जाकर के उसको सपोर्ट करना है। ऐसा ना करें कि वो परमानेंट एक इंफीरियरिटी का शिकार हो जाए, हमेशा उसके मन में एक अंकुश भरा रहे कि मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे पेरेंट्स मुझे पसंद नहीं करते हैं, मेरे पेरेंट्स दूसरे से कंपेयर करते हैं तो मैं ऐसा हूं। एक बार का वाकया है फ्रेंड्स, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया बताता हूं कि मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, स्टूडेंट लाइफ थी, तो एसी और स्लीपर तो सपने जैसा था, तो जनरल में घुस गए, टिकट भी नहीं थी। महानुभव एक गेट पे खड़े थे, यूं ऐसे फेफड़ा वफड़ा फंसा करके गेट के बीचों बीच लटके हुए थे। 2-4 लोग लाशों की तरह, बैगों की तरह सीट के नीचे घुसे हुए थे। यहां तक कि रेलवे में जो साइड में सामान रखने का जो रैक बना हुआ था उस पे भी 3-4 लोग लेटे हुए थे। तो मैंने पूरी ऑक्यूपाई देख करके और एक पैर पे यूं ऐसे सपोर्ट करके मैं खड़ा हो गया इस इंतजार में कि अगला पैर रखने का मौका आएगा। धीरे धीरे मैंने एक चीज देखी, खड़े 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 थोड़ी देर की बात मैं वहां एडजस्ट करने लगा। एडजस्ट तो कर दिया, मैं खड़ा भी हो गया। अब खड़ा होने के बाद भाई इंसान है तो नेचर का भी बुलावा आता है, कुछ लग जाता है आदमी को, प्यास भी लग जाती है और भी चीजें। वॉशरूम की तरफ बढ़े तो वॉशरूम का गेट खुल नहीं रहा था, उसको बड़े आराम से ऐसे हमने पुश किया तो सीट पे 3-4 लोग जो थे इर्द गिर्द में एक दूसरे को घेर के बैठे हुए थे। एक महाशय बेसिन में बैठे थे और दूसरे बेसिन के ऊपर वाले टोटी पे बैठे थे। मुझे लगा कि अगर इस कंपार्टमेंट में 6 लोग एडजस्ट कर सकते हैं, जिसमें कायदे से एक आदमी नहीं खड़ा हो सकता है, तो जहां मैं खड़ा हूं वहां पर तो 50 लोग को खड़े होने की जगह है। इस मानसिकता की वजह से मैं उस सफर में अपने आप को यह समझा पाया कि थोड़ी देर में यह सफर खत्म हो जाएगा और एडजस्ट कर लेते हैं। उसी प्रकार से फ्रेंड्स, हमारे प्रिय अभिभावकगण से यह निवेदन है कि आप अपने बच्चे को एक ऐसा माहौल दें कि जिस चीज में वो धीरे धीरे अपनी मानसिकता को एडजस्ट करे। एकदम से लोड मत दें उसको कि जाओ और छा जाओ, बस ऐसा नहीं होता है। उसको धीरे धीरे उस माहौल के हिसाब से अडेप्ट करने दीजिए। जब वो अडेप्ट करेगा तो बेहतर होगा, उसके बाद वो धीरे धीरे उसमें एक्सीलेंस अपने आप आएगी। पतंग को पहले ढील दी जाती है ताकि वो आसमान की ऊंचाइयों को पाए, फिर उसके बाद हम उसको कंट्रोल करते हैं। तो खुला आसमान है बच्चों के लिए, आप अगर उसे नहीं दोगे, पहले से ही बंधा रखोगे तो ऊंचाई पे जाएगा कैसे वो? वह आप उसको, अगर आप उसको आजादी, अगर उसको आप मोटिवेट करेंगे, अगर आप उसको समझाएंगे कि नहीं बेटे तुम में दम है, ठीक है अभी नहीं हो रहा, आगे होगा और आगे होगा। आप एक भी साइंटिस्ट का उदाहरण उठा करके आप देख लो, इतिहास में जितने बड़े साइंटिस्ट रहे, जो उनकी एकेडमिक्स रही है वो बड़ी कमजोर रही है, लेकिन अपने सब्जेक्ट के वो महारथी रहे। वो ऐसा इसलिए हुआ कि उनको फोकस करने के लिए वहां पे एटमॉस्फेयर था। फॉरेन का एजुकेशन हमारी इंडिया के एजुकेशन से बिल्कुल अलग है। वहां पे बंदा जो बनना चाहता है उसको पूरा दिया जाता है उसको मौका कि यार तू कर, बढ़िया से कर। यहां पर आपको सब करवाना है। आपको बेटे में सलमान खान भी चाहिए, ऋतिक रोशन भी चाहिए, टाइगर श्रॉफ भी चाहिए और एट द सेम टाइम एपीजे अब्दुल कलाम भी चाहिए। अब आप अंदाज लगाओ कि इनमें से जितने साइंटिस्ट का नाम मैं ले रहा हूं, अगर इनके पिताजी ने इनके अंदर में दिलीप कुमार साहब को या अमिताभ बच्चन साहब को अगर कल्पना किया होता तो पता नहीं जो मिसाइल और रॉकेट बनाते वो कहां जाता, मेरी जहाज में लॉन्च करते वहीं दग जाता। तो पहले
जो बच्चा करना चाह रहा है उसको आप करने तो दो, कई सारी चीजें मत डालो, खिचड़ी बन जाएगा वो। उसको इंडिविजुअल आइडेंटिटी के लिए आपकी सहयोग की जरूरत है। ये फिजिक्स में मुझे लेक्चर नहीं देना था, लेकिन लगातार मैं रोज बच्चों से कनेक्ट होता हूँ, रोज पेरेंट्स से मिलता हूँ। अभी देखिए एक वाकया बता रहा हूँ आपको। एक बच्चा लास्ट टाइम उसका पिछले साल 98% आया था क्लास 10th में, पिछले ईयर कोविड में। इस साल 11th में उसके स्कूल के टेस्ट वगैरह जो भी हुए उसमें अब इस बार वो बेचारा 85% लाया। ध्यान देने वाली बात यह है कि वो बायो स्ट्रीम का बंदा था, बायो में उसने 90% प्लस गेन किया, फिजिक्स में थोड़ा डाउन हो गया, केमिस्ट्री ठीक ठाक थी, हिंदी इंग्लिश ठीक ठाक थी, लेकिन जो सब्जेक्ट उसको पसंद है उसमें उसने 90 प्लस लाया। लेकिन पेरेंट्स का फोकस उसके उस सब्जेक्ट पे, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे नहीं जा रहा है, उसके वीक पॉइंट पे जा रहा है। फिजिक्स पढ़ ही नहीं रहा है, डॉक्टर कैसे बनेगा? केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा है, डॉक्टर कैसे बनेगा? और चेहरा तो ऐसा बना देंगे कि जैसे लगेगा कि घर पे 10-20 बम गिर गया। अब आप ये नहीं समझ पाओगे उनको देख करके कि असल परेशानी की वजह क्या है। तो असल परेशानी की वजह उनकी अब समझिए क्या है कि 98 से 85 आ गया। अब नंबर वो काउंट कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि पिछली बार जिस सब्जेक्ट को उसने ऑप्ट किया था 10th के बाद, उसमें उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। कुछ सब्जेक्ट्स डाउन हो गए, वो उसको वो मैनेज कर लेगा, धीरे धीरे वो समझ जाएगा उस चीज को। लेकिन उसे एक प्रॉपर बायोलॉजिस्ट तो बनने दो, वो बायो को ऑप्ट किया था उसने। ये तो हमारी एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एक बच्चे का इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, लेकिन उसको 5 सब्जेक्ट के चैनल में बांधा जाता है। ठीक है, हम मानते हैं कि इससे ये है कि वो हिंदी भी समझेगा, इंग्लिश भी समझेगा और सारे मतलब एक वर्सेटैलिटी आएगी, एक ऑलराउंडरशिप आएगी। लेकिन क्या ये जरूरी है? अगर हिंदी के साहित्य के बहुत अच्छे लेखक को अगर बायोलॉजी के लिए लगातार प्रेशर किया जाएगा तो फिर तो वो कविताओं में किडनी और फेफड़े के ही विषय में लिखेंगे कि नील गगन सुबह में जब मैं उठता हूं तो फेफड़े की किलकारी मेरे सामने आती है। ये क्या है? अब आप बोलोगे यार ये कविता है कि मैं ओपीडी में बैठा हूं। हुआ क्या कि वो हिंदी में इंटरेस्टेड था, अब बीच बीच में आपने पिंच करके बायो भी डाल दिया। वो सड़क पर नहीं लिखा रहता है मरीज आज मिले, आगे लिखा रहता है साड़ी केंद्र में, उसके आगे लिखा रहता है स्वादिष्ट मिठाइयों की दुकान। अब आप एक साथ पढ़ डालते हो आप उसको, अब पढ़ोगे तो क्या, मरीज आज मेरे साड़ी केंद्र में स्वादिष्ट मिठाइयों के लिए। कैसा लगा? अब मरीज कहां जाएगा? हॉस्पिटल में पूरा पढ़ नहीं पाया, पहुंच गया साड़ी केंद्र। साड़ी केंद्र पढ़ा था उसने, साड़ी केंद्र के आगे लिखा था स्वादिष्ट मिठाइयों के लिए। अब वो क्या करेगा? वो बीमार आदमी उस साड़ी की दुकान में जाकर के मिठाई खोजेगा, क्योंकि रैंडमली उसके सामने 3 पोस्टर आए और किसी को उसने पूरा नहीं पढ़ा। तो उसे अल्टीमेटली ये समझ में आया कि साड़ी की दुकान में मिठाइयां मिलेंगी। अरे महाराज, उसको रुक करके ठहर करके समझने तो दो, देखो तो सही क्या है। इस वीडियो में मैंने आपको यही बताने की कोशिश की है कि रेजिस्टेंस जब आपको पूरा आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है तो आप इक्विवेलेंट सीरीज निकालने के लिए R = R1 R2 R3 करके ऐड करके पूरा इक्विवेलेंट निकालो। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की बात आएगी, एक एक पॉइंट के लिए आप V/I अपना जो है आप उसको अप्लाई करके कर लो। तो इस तरह से ये सारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। फ्रेंड, इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज मुझे मदद करें कि मैं लोगों तक पहुंच सकूं। थैंक यू।